नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें अल्लट तक मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तथा एक नए शासक को पढ़ते हैं। ठीक है, आज जिस शासक को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार, ठीक है। सबसे पहली बात कि सर शक्ति कुमार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक, तो शक्ति कुमार के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह आहड़ शिलालेख से मिलती है। ठीक है, किस शिलालेख से? आहड़ शिलालेख, या जिसे आप कहते हैं आठपुर का शिलालेख, ये दोनों एक ही है। आहड़ शिलालेख या आठपुर के शिलालेख से शक्ति कुमार की जानकारी मिलती है। ठीक है, आहड़ या आठपुर जो शिलालेख है वह 977 ईस्वी का है। मैं कई बार लिखा चुका हूं। ठीक है, 977 ईस्वी का है। अब देखते हैं शक्ति कुमार के बारे में। शक्ति कुमार का साथी जो टाइम पीरियड था, शक्ति कुमार का जो शासनकाल था, वो मेवाड़ के गुहिलों का ऐसा पहला समय था। मैं जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। शक्ति कुमार का जो टाइम पीरियड था या शक्ति कुमार का जो शासनकाल था वो मेवाड़ के गुहिलों का ऐसा प्रथम समय था जिसके दौरान मेवाड़ के गुहिल अपने मूल प्रांत चित्तौड़ को छोड़कर गए थे। क्या कहा मैंने? शक्ति कुमार का जो साथियों समय था, ठीक है, उसके दौरान मेवाड़ इनको खाली करना पड़ गया था गुहिलों को। क्यों करना पड़ गया था मैं बताऊं। देखो, हमारे साइड में मालवा पड़ता है, ठीक है, और मालवा में परमार है उस समय। ठीक है, तो मालवा के परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, और चित्तौड़ पर नहीं किया था। आज देखो, युद्ध करने की या आक्रमण करने की एक नीति होती है। आज यदि हमारे किसी देश पर कब्जा करना है किसी को, तो वो हमारे राजस्थान पर अटैक नहीं करेगा सर, वो दिल्ली पर करेगा। क्यों करेगा? कि वहां जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो भी बड़े बड़े मंत्री है वो वहां बैठे हैं। ठीक है, यदि राजधानी पर किसी का कब्जा हो जाए ना, तो बाकी शहरों में तो उनके प्रभाव से लोग अपने हथियार डाल देते हैं। ठीक है, तो किसी को भी यदि आक्रमण करना है, पहले जमाने में भी यही था सर। यदि पहले लोग, जैसे ये जो बात कर रहे हैं हम 1000 साल पुरानी कर रहे हैं, अभी भी या उस समय भी यदि किसी को आक्रमण करना है तो वो राजधानी पर करेगा, अन्य किसी शहर पर नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, मुंज भी कहां करेगा? राजधानी पर। ठीक है, और जैसा कि मैंने इससे जो पूर्व में पढ़ाई थी कक्षा, और उसमें मैंने अल्लट पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था। ठीक है, याद रखने की ट्रिक बताई थी, अ से अल्लट, अ से आहड़, अ से अल्लट और अ से आहड़। ठीक है, तो अल्लट ने अपनी राजधानी बनाई थी आहड़ को, तो मुंज कहां पर आक्रमण करेगा? आहड़ पर। ठीक है, तो मुंज करता है आहड़ पर आक्रमण, और अपने शक्ति कुमार जी कहां बैठे थे? आहड़ में। ठीक है, और आपको पता होगा कि आज स्वाभाविक सी बात है, जैसे आज किसी भी शहर में यदि दंगे होते हैं तो वो शहर पूरा तहस नहस हो जाता है। आज तो उस बड़े लेवल पर नहीं होता है, लेकिन आप ये सोच कर कल्पना करो कि आहड़ पर उस समय आक्रमण हुआ था और भयंकर युद्ध हुआ था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आहड़ किस लेवल पर नष्ट हुआ होगा। तो आहड़ को पूरा नष्ट कर देता है कौन? मुंज। ठीक है, और यही बैठे थे अपने शक्ति कुमार। आहड़ पर इसने आहड़ को नष्ट कर दिया, शक्ति कुमार यहां से भाग गए। इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया, इसने नागदा पर अधिकार किया। मतलब जो इलाके पहले मेवाड़ में आते थे, अर्थात जो इलाके पहले शक्ति कुमार के थे, वो अभी किसके हाथों में है? वो मुंज पर अधिकार कर लिया। मुंज ने जो शक्ति कुमार के हाथों जो क्षेत्र आते थे उस पर किसने अधिकार किया? मुंज ने। ठीक, अब शक्ति कुमार क्या करेगा बेचारा? शक्ति कुमार यहां से रवाना हुआ, भाई अपने पास कुछ है ही नहीं तो क्या मरवाना है क्या यहाँ रह के? तो शक्ति कुमार यहाँ से गया। अब थोड़े समय बाद कहीं यहाँ वहाँ भटका और उसे लास्ट में रियलाइज हुआ कि भाई देखो, आखिर में अपना घर तो अपना घर होता है, पराये को कितने दिन रहने देंगे। तो शक्ति कुमार के अंदर का शक्ति जागती है और वो सोचता है कि अब कब्जा करना है। अब कब्जा कैसे करना है? अकेला तो कर नहीं सकता है। तो ये क्या करता है? शक्ति कुमार जाता है, हस्ती कुंडी एक जगह है, हस्ती कुंडी के राष्ट्रकूट शासक धवल, राजा धवल, ये धवल जो है राजा का नाम है। ठीक है, तो शक्ति कुमार हस्ती कुंडी के राष्ट्रकूट शासक राजा धवल की सहायता से मेवाड़ के कुछ भागों को वापस जीतता है। लेकिन अभी भी ध्यान से सुनना, लेकिन अभी भी जो है, जैसे आहड़, नागदा और चित्तौड़,
ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने अलर्ट के समय बताया था जो आहड़ जो है प्रमुख व्यापारिक व धार्मिक केंद्र था। आहड़, नागदा और चित्तौड़ अभी भी मुंज के कब्जे में थे सर। ये शक्ति कुमार ने जो जीते हैं इलाके, जैसे ये क्षेत्र है, नागदा यहाँ है, आहड़ यहाँ है, चित्तौड़ यहाँ है, तो इस इलाकों को नहीं जीता इसने। यहाँ पर जो किनारा है, यहाँ पर जो गांव है, यहाँ पर जो गांव है, इस पर यहाँ पर जो गांव, उन पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, और शुरुआत ऐसे ही होती है दरअसल। ठीक है, वो राव जोधा नहीं है, वो राव जोधा मूर्ख था जो डायरेक्ट राजधानी पर अटैक करता था। पहले आसपास के सीमावर्ती जो क्षेत्र होता है उन पर अधिकार किया जाता है। ठीक है, तो देखो शक्ति कुमार ने आसपास के इलाकों में कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी आहड़, नागदा और चित्तौड़ पर किसका अधिकार है? मुंज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो मुंज और इनका जो शासन है लंबे समय तक चलता है, ये ध्यान रखना। शक्ति कुमार के समय से ही गुहिलों की जो है वह क्षेत्र कम होना शुरू हो जाता है और मुंज का अधिकार लंबे समय तक ये शासन करते हैं। मुंज में आपको बताऊं कि कहां तक करते हैं। देखो मुंज का एक उत्तराधिकारी होता है, या आप उसका छोटा भाई कहे, मुंज का उत्तराधिकारी या उसका छोटा भाई, जिसका नाम होता है सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज का एक पुत्र होता है बोझ। ठीक है, जिसे आप बोझ परमार या परमार बोझ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब बोझ परमार या परमार बोझ चित्तौड़ में रह रहा होता है, तो चित्तौड़ में रहते हुए एक मंदिर का निर्माण करवाता है जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, भोज परमार जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर का चित्तौड़ में निर्माण करवाता है। ठीक है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इस मंदिर को वर्तमान में मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से? मोकल मंदिर के नाम से, या आप कहे समिदेश्वर मंदिर के नाम से। समिदेश्वर मंदिर के नाम से। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये जो समस्त जानकारी है ये कहां से मिलती है? तो ये जो सारी जानकारी मैंने आपको कही है ये अपन को मिलती है हस्ती कुंडी के शिलालेख से। हस्ती कुंडी के शिलालेख से, जो कौन से ईस्वी का है? तो 997 ईस्वी का है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब मैं बताऊं कि मुंज या परमारों का शासक मेवाड़ पर कब तक रहा। परमारों का जो शासक है, परमारों का जो शासन है साथियों, वह 11वीं शताब्दी के लगभग रहा। ठीक है, इनके बाद यहां पर चालुक्यों ने अधिकार किया। चालुक्यों में कौन? एक तो जय सिंह सिद्धराज और दूसरा कुमारपाल। ठीक, इसके बाद में यहां पर विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकार किया। ठीक है, कौन? विग्रहराज चतुर्थ। जब मैंने अजमेर का इतिहास पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक, उसके बाद में गुहिलों के एक शक्तिशाली शासक आता है जिसका नाम होता है वेरी सिंह। तो वेरी सिंह क्या करता है? अपने जो समस्त जो छूट गए थे इलाके, और वेरी सिंह और एक इसका उत्तराधिकारी जिसका नाम था विजय सिंह। तो वेरी सिंह तथा विजय सिंह गुहिलों के शक्तिशाली शासक आते हैं और ये जो अपने पूर्वजों के हाथों जो मेवाड़ के क्षेत्र छूट गए थे उन पर पूर्ण रूप से जो अधिकार करते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ में प्रथम समय में जो मेवाड़ खाली करना पड़ गया था वो किसके समय? शक्ति कुमार के समय। और मेवाड़ पर पूर्ण रूप से वापस जिसने अधिकार किया उनका नाम क्या था? वेरी सिंह और विजय सिंह। ठीक है, ये जो समस्त जानकारी है ये हमें शक्ति कुमार की जो जानकारी थी ये हस्ती कुंडी के शिलालेख से मिलती है जो 997 ईस्वी का है। ठीक, ये थी शक्ति कुमार की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और एक और नए शासक को लेते हैं। देखो अब जो करवा रहा हूं ये 2-2 3-3 लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो शासक है हर कोई करवाता भी नहीं है और मैं करवा रहा हूं इस कारण कि ये मैंने आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट सारे करवाऊंगा, आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगा कि प्रश्न कभी पूछ ले कि मेवाड़ के गुहिलों का ऐसा किसका शासनकाल है जिसके दौरान सर्वप्रथम मेवाड़ को खाली करना पड़ गया था। आ सकता है प्रश्न आने की कोई सीमा है नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है शक्ति कुमार के समय और वापस पूर्ण रूप से जो अधिकार हुआ था वो वेरी सिंह तथा विजय सिंह के समय। ठीक, अब जिस शासक को पढ़ना है उस शासक का नाम हमें मिलता है सामंत सिंह, जो बहुत खतरनाक आदमी है। सामंत सिंह सर्वप्रथम तो इनके विवाह की बात करते हैं। आप कहेंगे क्यों? इनका विवाह बहुत अच्छे इलाके में हुआ था और उन जिनसे हुआ था, जिन परिवार से हुआ था उस परिवार को हमने पढ़ लिया है और आप समस्त जानते हो। ठीक है, मैं बताऊँ आपको सामंत सिंह का विवाह। पहली बात तो भाई हुआ किसके अनुसार? किस किताब में लिखा हुआ है? ग्रंथ में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? तो एक डूंगरपुर की ख्यात मिलती है हमें,
ठीक है। तो डूंगरपुर की ख्यात के अनुसार सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तृतीय की बहन, क्या नाम था, प्रथाबाई। ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की बहन का नाम था प्रथाबाई। ठीक है। तो सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन प्रथाबाई के साथ हुआ था। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो डूंगरपुर की ख्यात से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखो थोड़े समय बाद क्या होता है, पृथ्वीराज, और आपको पता होगा कि जालोर के चौहानों का जो संस्थापक है उसका नाम है कीर्तिपाल। कीतु एक महान राजा कीर्तिपाल, ठीक है, जो नाडोल का था और बाद में जालोर चला गया था। तो कीर्तिपाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, तू में हो जाती है। ठीक है। अब कीर्तिपाल को बदला लेना, अब स्वाभाविक सी बात है यार, पृथ्वीराज चौहान को दलपंगुल कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट है ये, तो कीर्तिपाल इनसे तो टक्कर ले नहीं सकता है। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि अपन सामंत सिंह पर आक्रमण करते हैं। देखो क्यों करते हैं, मैंने सामंत सिंह पर आक्रमण किया तो सामंत सिंह हर्ट होगा, सामंत सिंह हर्ट होगा तो उसकी पत्नी प्रथाबाई हर्ट होगी, और यदि प्रथाबाई हर्ट होगी तो पृथ्वीराज चौहान ऑटोमेटिक हर्ट हो जाएगा। मतलब इसने इनडायरेक्टली जो बदला लेने की सोची। ठीक। तो कीर्तिपाल क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है सामंत सिंह पर, और कीर्तिपाल भी एक जोरदार शासक है, महान शासक है, खूंखार शासक है। तो कीर्तिपाल जब मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो उस समय सामंत सिंह की हार हो जाती है, और सामंत सिंह को का जो है पूरा क्षेत्र एक बार वापस इनको छोड़ना पड़ता है, और कीर्तिपाल मेवाड़ के तमाम इलाकों पर वापस कब्जा कर देता है। ठीक। अब सामंत सिंह यहां से रवाना हुए और ये गए वागड़ की तरफ। ठीक है। अब देखो यहां तो कब्जा कर लिया मेवाड़ में कीर्तिपाल ने, अब हमको तो कहीं जाना भाई, अपन रह कहां, तो सामंत सिंह जाता है वागड़ की तरफ। वागड़ का मतलब क्या हुआ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। तो सामंत सिंह वागड़ की तरफ बढ़ता है, और उस समय वागड़ का एक शासक था जिसका नाम हमें मिलता है चौरसीमल। ठीक है। तो चौरसीमल को पराजित करता है, तथा इसकी एक राजधानी होती है जिसका नाम मिलता है बड़ौदा, या जिसे हम कहते हैं वज्रपटक। ठीक है। तो सामंत सिंह चौरसीमल को पराजित करता है तथा उसकी राजधानी बड़ौदा या वज्रपटक को अपना अधिकार करता है, वज्रपटक पर अधिकार करता है, तथा वहां 1100, यह ध्यान रखना, 1178 ईस्वी में वागड़ में गुहिल वंश की नींव रखता है। यह बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन यह बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो गुहिल। चाटसू में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो भर्तृहरि भट्ट। प्रश्न आ जाए कि वागड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या आप करोगे, सामंत सिंह। कब की थी इसने स्थापना, तो 1178 ईस्वी में सामंत सिंह वागड़ की तरफ बढ़ता है तथा वागड़ के शासक चौरसीमल को हराता है, तथा उसकी राजधानी बड़ौदा या जिसे वज्रपटक कहते हैं उस पर अधिकार करता है। इसी दौरान सामंत सिंह वागड़ में गुहिल वंश की नींव रख देता है। पहला शासक है जो वागड़ गया, तो वागड़ पर गुहिल वंश की नींव किसने रखी, सामंत सिंह ने, और कब रखी, 1178 ईस्वी में। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पर गुहिल वंश की नींव। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ की कहानी सुनते हैं। एक महिला का नाम आता है जिसका नाम हमें मिलता है कर्म देवी। अब जो कह रहा हूं ये ध्यान से सुनना। एक महिला का हमें नाम मिलता है जिसका नाम था कर्म देवी। कर्म देवी जो थी साथियों, वह सामंत सिंह की पटरानी थी। कर्म देवी सामंत सिंह की पटरानी थी। ठीक है, कर्म देवी सामंत सिंह की पटरानी थी। हालांकि रानियों के कई प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे डावरिया वगैरह, मैं आपको बताऊंगा किसी दौरान। ठीक है, लेकिन अब के लिए ये सुनो कि कर्म देवी सामंत सिंह की पटरानी थी। और पटरानी का मतलब होता है
कि वह रानी जो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती है। पट रानी का मतलब क्या हुआ? वह रानी जो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती है उसे पट रानी कहते हैं। ठीक, तो जब सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से भारत के निर्णायक युद्ध पर तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान जब मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ते हुए जब वीर गति को प्राप्त होते हैं, कौन? सामंत सिंह। मैंने आपको कहा था, आपको याद रिकॉल होनी चाहिए बात, जब हमने तराइन का युद्ध पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ मेवाड़ से सामंत सिंह होते हैं। तो वो प्रॉपर मेवाड़ से नहीं होते, वो वागड़ से होते हैं। ठीक है, तो वापस सुनो। सामंत सिंह जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से भारत के निर्णायक युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गौरी के विरुद्ध 1192 में लड़ते हुए जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करता है तथा उस पर अधिकार कर लेता है और जिसमें चौहानों की हार हो जाती है। जब मोहम्मद गौरी ने यह आक्रमण किया था तो उसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ दे रहे हैं सामंत सिंह, और वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए लेकिन उनका जो परिवार है वो अभी भी मेवाड़ में है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक सेना तैयार करता है तथा सामंत सिंह के परिवार पर आक्रमण करने जाता है। ठीक है, जब ये बात, सामंत सिंह तो वीर गति को प्राप्त हो गए लेकिन सामंत सिंह की पत्नी अभी भी थी। जिस रानी के पति मर चुका हो या पति वीर गति को प्राप्त हो चुका हो, उस रानी के नाम के आगे लगाते हैं राजमाता। ये ध्यान रखना, जब आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी तब आपको पता होगा, उसमें कहते हैं राजमाता शिवगामी देवी, शायद यही कहते हैं। ठीक है, तो राजमाता का मतलब हुआ वह रानी जिसका पति मर चुका हो या पति वीर गति को प्राप्त हो चुका हो। ठीक है, तो यह बात जब पटरानी राजमाता करम देवी को पता चलती है कि एक व्यक्ति है तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, वो हमारे मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता है और राजा की वीर गति हो गई है, तो राजमाता करम देवी एक सेना तैयार करती है और मेवाड़ी सेना का करम देवी नेतृत्व करती है और मेवाड़ी सेना को लेकर जाती है तथा मेवाड़ क्षेत्र के बाहर आमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा देती है। सर, करम देवी जो है आमेर के पास कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा देती है मेवाड़ की सीमा के बाहर। सर, ये आपको पता नहीं होगा, ये किताब इन्हें लिखना भूल जाती है, टीचर इन्हें बताना भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। करम देवी जो है साथियों, करम देवी वो महिला है जिसने उस व्यक्ति को हराया जिस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। सर, कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हरा कर आता है, स्वयं इनके पति को हरा के आता है सामंत सिंह को, लेकिन करम देवी की हिम्मत देखो आप कि छोटी सी सेना लेकर अपने क्षेत्र के बाहर, सर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने क्षेत्र के अंदर घुसने ही नहीं दिया, मेवाड़ के बाहर आमेर के निकट उसको पटक कर मार दिया। सर, मरा नहीं था, वो वहां से बचकर निकल गया था लेकिन वही उसको घायल कर दिया। कौन करता है? सर, करम देवी। आज यदि आपकी माता बहन से आप नाम पूछोगे कि करम देवी के बारे में जानते हो, नहीं बताएंगे सर, उनको पता ही नहीं होता है कि करम देवी कौन थी। कभी अफसोस होता है कि सर इन्हें किताबें लिखना भूल जाती है, लोग इन्हें बताना भूल जाते हैं, लेकिन ये जो है इन महिला का नाम हमारे घर वालों को मुंह पर याद होना चाहिए। सर, ठीक है, तो ये जो थी साथियों करम देवी की बात थी। करम देवी बहुत ही इस युद्ध में खूंखार लड़ी थी और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक बुरी तरह से हार कर पराजित होकर यहाँ से आमेर के निकट से ही चला जाता है। वो अपने क्षेत्र में इसको घुसने ही नहीं देती है। ठीक है, अब करम देवी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भगा दिया। अब दूसरी तरफ की कहानी सुनते हैं कि सामंत सिंह की वीर गति की प्राप्त हो जाने के बाद क्या हुआ। सामंत सिंह जब वीर गति को प्राप्त हो जाता है तब इसका उत्तराधिकारी या कहे या इसका छोटा भाई जिसका नाम हमें मिलता है कुमार सिंह। ठीक है, कुमार सिंह चालुक्यों तथा सिसोदिया सरदार भुवनमल की सहायता से कीर्तिपाल को हराता है। सर, ये बात तो हम भूल ही गए, अभी भी कीर्तिपाल का ही अधिकार है। कहां पर? प्रॉपर मेवाड़ पर। ठीक है, चित्तौड़, आहर, नागदा पर।
तो कुमार सिंह क्या करता है, चालुक्यों की सहायता लेता है और लेता है सिसोदिया सरदार भुवनमल की सहायता से कुमार सिंह कीर्तिपाल को हराता है तथा पुनः मेवाड़ पर, पूर्ण रूप से मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, फिर कुमार सिंह के दो उत्तराधिकारी होते हैं, एक का नाम मिलता है मथन सिंह और एक का नाम मिलता है पदम सिंह। ठीक है, मथन सिंह टांटेड़ जाति का एक जाति है, टांटेड़ जाति। ठीक है, टांटेड़ जाति के उद्रण नामक व्यक्ति को नागदा का तलारक्ष बनाता है, नागदा का तलारक्ष बनाता है। तलारक्ष मतलब तल का रक्षक, मतलब नागदा का रक्षक बनाता है मथन सिंह टांटेड़ जाति के उद्रण व्यक्ति को। उद्रण में खास क्वालिटी थी कि यह जो दुष्ट है, दुष्टों को शिक्षा देने में तथा शिष्टों की रक्षा करने में सक्षम था। कौन? उद्रण। जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी माइंड वॉश कर लेता था, उनको वापस शुद्ध बना देता था, उनको दुष्ट से शिष्ट में बदल देता था। कौन? उद्रण। ठीक है, तो ये दुष्टों को शिक्षा देने में तथा शिष्टों की सहायता करने में या शिष्टों की रक्षा करने में सकुशल था। कौन? उद्रण। ठीक, जब पदम सिंह शासक बनता है तो पदम सिंह उद्रण के बड़े भाई योगराज, बड़े पुत्र योगराज को नागदा का तलारक्ष बनाता है आगे जाकर। ठीक है, ये जो समस्त बात थी साथियों, यह सामंत सिंह की थी। ठीक है, आज सामंत सिंह तथा हमने शक्ति कुमार दो शासक पढ़े मेवाड़ के, और ये जो शासक थे संभवतः कोई करवाता नहीं है, लेकिन मैंने करवा दिया क्योंकि मुझे लगा कुछ, जैसे कि कर्म देवी वाली बात इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ को छोड़ने वाली बात इंपॉर्टेंट है, तो वो बतानी जायज़ थी। ठीक है, मैंने इनको पूरा नहीं करवाया है, जो मुझे लगा कि हाँ बताना चाहिए वो मैंने बताया है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस निरंतर आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।